कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर में कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। 2013 का जो एक्ट है ये हमारा प्रीलिम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, एंड मेंस के अंदर में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ प्रोविज़न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्ट जो हमारा प्रोविज़न होगा इस एक्ट के अंतर्गत में, फीचर्स के अंदर में फर्स्ट जो हमें देखने को मिलेगा वो है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी किस चीज़ के लिए बनाएगी? ताकि रेगुलेट किया जा सके फाइनेंशियल ऑडिट जो होता है बड़ी कंपनी का। ऑडिट हमें पता है ऑडिट क्या होता है, जिसके अंदर में पूरा फाइनेंशियल लेखा जोखा देखा जाता है ऑडिटर के द्वारा। उनको रेगुलेट किया जा सके, जो ऑडिट करने वाले होंगे सीए, उनके प्रोफेशनल कंडक्ट को रेगुलेट किया जा सके। तो इसमें फर्स्ट फॉर्मुलेट करने हैं स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग कैसे की जाए, जब अकाउंटिंग की जाए तो कौन कौन सी डिटेल कंपनी की अकाउंटर के पास होनी चाहिए, जो ऑडिटर उसको अकाउंट करने वाला है उसके पास में होनी चाहिए। कंपनी कुछ छुपाए ना उससे। मोनीटर करना है कंप्लायंस, किन स्टैंडर्ड को से कंप्लायंस किया जा रहा है, तो ये काम करेगी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इन्वेस्टिगेट करेगी अगर कोई किसी भी टाइप का मिसकंडक्ट सीए के द्वारा, अगर मान लो कंपनी के हित में किसी भी टाइप का गलत तरीके से मिसयूज़ किया गया, टैक्स के अंदर में कोई घोटाला किया गया, उस टाइप की कंडीशन के अंदर सीए की मॉनिटर कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं वो सीए के खिलाफ जो भी उसके द्वारा काम किया जाएगा। बेसिकली ऑडिटिंग कंपनी की उसको बेहतर बनाना है, और सीए को जो है उसकी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के तौर के ऊपर उसको डिसमिस भी कर सकते हैं उसकी प्रैक्टिस से। तो इनके पास में काफ़ी ज़्यादा पावर है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये वाली अथॉरिटी। सेकंड इसमें एक और अथॉरिटी की बात की गई, वो थी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो 4 मेन अथॉरिटीज थी उसके अंदर में, तो ये सेकंड वाली अथॉरिटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। टू सॉल्व डिस्प्यूट, अगर कंपनी का होगा कोई इंसॉल्वेंसी वाला, जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी वाला कोड अगर आपने पढ़ा हो, उसमें हमें पता है कंपनी का जो केस होगा इंसॉल्वेंसी का, उसकी कंप्लेंट कहाँ पे जाएगी? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास में। तो टू सॉल्व डिस्प्यूट, अगर कंपनी फेल हो जाती है, एनी प्रोविज़न जो 2013 का एक्ट है उससे कोई किसी प्रोविज़न से अगर उसको पास करने में फेल होगी तो उसको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में केस किया जा सकता है। कंपनी मर्ज, दो बड़ी बड़ी कंपनी मर्ज कर रही हैं, उसमें कोई इशू आ रहा है, या एक्विजिशन की जा रही है एक बड़ी कंपनी की छोटी कंपनी की, तो उसमें जो डिस्प्यूट आएगा उसको देखेगी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। आपने कन्वर्ट करना है अपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट कंपनी लेके जाना है आपने उसको, उसके उसमें कोई अगर डिस्प्यूट होगा, कोई इशू होगा, तो उसको कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैंडल करेगा। उसके बाद थर्ड आया इन्वेस्टर एंड एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। तो ये क्या करेगी? इन्वेस्टर की एजुकेशन, जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जनरल पब्लिक, उनको अवेयर करवाएगी किस तरीके से इन्वेस्टमेंट में फ्रॉड हो सकते हैं, या आप इन्वेस्ट करें तो कैसे करें। तो दिस फंड, ये क्या करेगा? फंड अथॉरिटी है ये, इसमें पैसे होंगे। तो फंड यूज़ किया जाएगा अवेयरनेस जनरेशन के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी किसके लिए? इन्वेस्टर, ताकि वो ट्रैप्स में ना फंसें, जैसे हमारी पंजी स्कीम्स होती हैं उस टाइप से उन चीज़ों में ना फंसें, उनको अवेयर करवाएंगे। और उनका मनी जो है, मतलब जो भी अनक्लेम्ड मनी होगा, जैसे शेयर होल्डर, आप शेयर होल्डर हो कंपनी के अंदर, कंपनी ने कुछ प्रॉफिट करवाया, आपको मनी मिलने वाला है, लेकिन शेयर होल्डर का कई बार ऐसा होता है वो अनट्रेसेबल हो जाते हैं, कई बार उनकी डेथ हो जाती है या क्लेम नहीं करते किसी कारण की वजह से। जो भी अनक्लेम्ड मनी होगा उसको क्या करेंगे, या डेथ डिसअपीयरेंस हो गई इन्वेस्टर की, तो वो चला जाएगा इस फंड के अंदर में। इस फंड से यूज़ करेंगे अवेयरनेस के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए इन्वेस्टर्स की। उसके बाद एक और अथॉरिटीज़ में है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ये क्या काम करेगा? ये करेगा सीरियस जो फ्रॉड्स होंगे बड़े बड़े, उनको इन्वेस्टिगेट करने का काम। तो इनके पास में पावर्स होंगी, जैसे सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस के पास में होती है, मतलब कहीं पे जाना, छापा मारना, कुछ सीज करना है आपने, किसी को अरेस्ट करना, तो इनके पास में पुलिस टाइप की पावर होंगी। और फ्रॉड होगा कोई कंपनी से रिलेटेड, तो उसके लिए काम करेंगे ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। जैसे चिट फंड टाइप के फ्रॉड वगैरह हो गए तो उनके अंदर में इन्वेस्टिगेशन करेगी। फिफ्थ पॉइंट आता है ऑडिट कमिटी। टू हैव टू मेक ऑडिट कमेटी फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आपको क्या करना पड़ेगा? ऑडिट कमेटी बनाओगे। ऑडिट कमेटी क्या करेगी? ऑडिट के लिए पूरा जो किस तरीके से रेगुलेशन, जो इस एक्ट के अंतर्गत चीज़ें बोली गई उनके बारे में, उनको कंप्लायंस कैसे हो रही है मॉनिटर करने के लिए, वो सब काम किया जाएगा। ऑडिट कमेटी जो बनेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर, और चेयरमैन जो होगा उसका वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। फिर एक्सटर्नल ऑडिटर, कंपनी एक्सटर्नल ऑडिटर भी रखती है, इंटरनल तो होते हैं, एक्सटर्नल भी रखती है। तो एक्सटर्नल जो ऑडिटर होंगे एक पर्सन को रख सकती है, या कोई फर्म के साथ में कॉन्टैक्ट कर लिया। वन ऑडिटर ऑडिट कर सकता है मैक्सिमम 20 कंपनी को, तो ये लिमिट रख दी। ऐसा ना ऑडिटर 100 कंपनी को ऑडिट कर रहा है, फिर वो कैसे ट्रांसपेरेंट तरीके से कंपनी की हेल्थ के बारे में बातें कर सकता है। जो ऑडिटर होगा वो अच्छे से 20 कंपनी सिर्फ कर पाएगा। अगर वो फ्रॉड फाइंड करता है किसी कंपनी में तो रिपोर्ट करेगा गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को, या एनुअल जर्नल मीटिंग। अब एनुअल जर्नल मीटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर ही मेन, जो हमारे संस्था है उसका जो मेन ओनर है वो शेयर होल्डर है, तो उसमें उजागर करेगा वो।
प्रोहिबिट करता है, नॉन ऑडिट सर्विसेज कंपनी को प्रोवाइड नहीं करवाएगा ये एक्सटर्नल ऑडिटर जो होगा, मतलब ये ऑडिट भी कर रहा है कंपनी को और रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करवा रहा है, उससे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है कि उस कंपनी के बारे में क्यों बातें करेगा ये, उसके रिपोर्ट उसके फ्रॉड के बारे में क्यों उजागर करेगा उसको जिसमें इसकी अपनी इन्वेस्टमेंट होगी, या खुद रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा है या उससे खुद सामान लेके आ रहा है ये, जैसे मान लो इसकी अपनी कंपनी है उसके अंदर में रॉ मटेरियल उस कंपनी से लेके आ रहा है जिसको ये ऑडिट कर रहा है, तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगा, इसीलिए बोला गया कि नॉन ऑडिट वाली सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवा सकता ये। फिर बोला गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक्ट प्रोवाइड एटलीस्ट 1/3 जो हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए आपके पास में, और नो कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 कंसेक्यूटिव टर्म 5 साल के 2 कंसेक्यूटिव टर्म मतलब 10 साल से ज़्यादा काम नहीं कर सकता एक कंपनी के अंदर। इसके अलावा भी कुछ इसके अंदर में एक्सेप्शन दे के रखी हुई हैं, लेकिन अब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम वैसे भी सीए के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो हमें नॉर्मल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। फिर 8th पॉइंट आया क्लास एक्शन का। क्लास एक्शन का मतलब कि जब मान लो कंपनी के ऊपर यहाँ पे 10 पर्सन को कंप्लेंट करनी है कंपनी के ऊपर, लेकिन सिर्फ एक पर्सन ने कंप्लेंट की, ए ने कंप्लेंट की, कोर्ट में गया, उसको पेनल्टी कंपनी को पेनल्टी देने के लिए बोला गया कि आपको रिफंड करना पड़ेगा इस पर्सन को 100 रुपये। तो क्लास एक्शन का मतलब कि उस क्लास के अंदर में जैसे 10 पर्सन को वो नुकसान हुआ था तो सब 10 पर्सन को आपको पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। उसका मतलब ये नहीं हुआ सिर्फ एक पर्सन ने कंप्लेंट की थी तो उसी को पेनल्टी, उसी को आप रिफंड करोगे। लीगल एक्शन अगर कंपनी के खिलाफ लिया जाता है तो ओनली लिटिगेंट को बेनिफिट होता है जिसने केस किया हुआ है, बाकी जिनको सेम प्रॉब्लम थी कंपनी से उनको कुछ नहीं मिलता। लेकिन क्लास एक्शन के बारे में बात की गई कंपनी एक्ट 2013 में, इसमें क्या होता है ऑल पर्सन जो कि सेम क्लास जिनको सेम तरीके की तकलीफ थी उन सबको बेनिफिट मिलता है। अगर वुमेन के बारे में कोई इशू होगा तो सिर्फ उसी वुमेन को उससे जो है कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगी, सब पूरी क्लास को बेनिफिट मिलेगा उससे। तो ये इसके अंदर में एक प्रोविज़न डाला गया। अब बात करते हैं हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा कंसेप्ट दिया गया था कि इंडस्ट्री जो हैं, जो धनी लोग हैं, जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में पैसे हैं, जिनके हाथ में पैसे हैं, उनको बोला गया कि वो क्या करेंगे, वो एज अ ट्रस्टी एक्ट करेंगे सोसाइटी के। मतलब वो उनका अपना ओनर नहीं है, वो सोसाइटी का ही मनी है, लेकिन एज अ ट्रस्टी उनके पास में रखा गया है, तो वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करेंगे। और ये काफ़ी पॉपुलर होता है ये वाला आइडिया, और लेटर ऑन कन्वर्ट होता है ये फॉर्मूले के अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि कॉर्पोरेट जो है, कॉर्पोरेट कौन, जो हमने पीछे स्ट्रक्चर देखा पूरा, वो स्ट्रक्चर बेनिफिट ले रहा है सोसाइटी से, वो सोसाइटी से बेनिफिट ले रहा है, रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहा है, तो उनका कुछ फ़र्ज़ बनता है, जो उनका प्रॉफिट होगा उनका कुछ फ़र्ज़ बनता है कि अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा 1-2% का हिस्सा वो सोसाइटी, अपने आसपास के एनवायरनमेंट और पूरे ओवरऑल सोसाइटी में एजुकेशन के ऊपर खर्चा करें, हंगर के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर, या वुमेन एम्पावरमेंट, जो चीज़ें इनके अंदर लिखी गई हैं 2013 के एक्ट के अंदर, उनके अंदर में खर्चा करें। वो मतलब हुआ कॉर्पोरेट का जो है, उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उनकी। ऐसा नहीं वो ग्रो करते जा रहे हैं, प्रॉफिट ही कमाते जा रहे हैं, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो उनको पूरी करनी चाहिए। तो वो आइडिया था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ मैनेजमेंट कंसेप्ट वेयर बाई कंपनीज इंटीग्रेट सोशल एंड एनवायरमेंट कंसर्न इन देयर बिजनेस ऑपरेशन एंड इंटरेक्शन विद देयर स्टेक होल्डर्स। CSR is generally understood as being the way through which company achieve balance between। तो इससे क्या होता है, सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आपने क्या करना है, बैलेंस रीच करना है। आपने किन चीज़ों के बीच में बैलेंस रीच करना है, कंपनी के इकोनॉमिक गोल, इकोनॉमिक मतलब बेसिकली कंपनी अब बनी इसीलिए प्रॉफिट कमाएगी, तो प्रॉफिट कमा के आपने क्या करना है, शेयर होल्डर को बेनिफिट करवाना है, उससे एम्प्लॉय को बेनिफिट कमाना है। तो बैलेंस अचीव करना है इकोनॉमी, मतलब बैलेंस। अब ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना, अपनी इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करना और पैसे कमाते जाना। आपने एनवायरनमेंट, यहाँ पे आएगा एनवायरनमेंट, आपने बैलेंस अचीव करना है एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इंपेरेटिव। एनवायरनमेंट मतलब जहाँ एनवायरनमेंट को इतना पॉल्यूट किया था उसके लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा, और सोसाइटी जिसको कंट्रीब्यूट करने के लिए जहाँ पे पॉवर्टी है, हंगर है, उन इश्यूज़ को भी आपने टैकल करना है। बेसिकली एक कंपनी के डिफरेंट रोल्स हैं, प्रॉफिट कमाना उसका मेन एम है, लेकिन उसके साथ में उसको बैलेंस करना चाहिए अपना एनवायरनमेंट के प्रति उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और सोसाइटी के प्रति भी। तो जब भी डेफिनेशन की बात आएगी तो ये फालतू की बड़ी बड़ी डेफिनेशन ना याद हो, सिंपल चीज़ें याद करनी है और सिंपल तरीके से ही सिंपल चीज़ों को लिख सकते हो। इसी टाइप से आप डायग्राम बना सकते हो, इस टाइप से बना दिया कि उसको 3 गोल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब बैलेंस अचीव करना है 3 गोल में। यहाँ पे लिख दिया आपने इकोनॉमिक गोल, एनवायरनमेंट का गोल लिख दिया, सोशल गोल लिख दिया, इससे काम चल पड़ेगा डेफिनेशन के अंदर में। बिकॉज आपको कोई थीसिस वगैरह लिखनी होती कि ये सब चीज़ें लिखो कि बिजनेस ऑपरेशन इंटरेक्शन, जो भी डेफिनेशन अगर उसके अंदर में हर चीज़ इंक्लूड हो जाती है जो भी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है, तो जितनी ज़्यादा सिंपल होगी एग्जामिनर को उतना अच्छा लगता है देखने के लिए। कोई बड़ी बड़ी डेफिनेशन पढ़ के एग्जामिनर को भी काफ़ी कम पैसे मिलते हैं पेपर वगैरह चेक करने के लिए, तो वो भी हर पर्सन के बारे में हर चीज़ को एक एक वर्ड पढ़ना वो काफ़ी मुश्किल होता है। अगर अच्छे से प्रेजेंटेशन दे के सिंपल भाषा के अंदर चीज़ों को लिखा गया हो
तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, और जितना उसका काम ईजी करोगे उतना ही वो आपको रिवॉर्ड देगा। जैसे पिक्चर के थ्रू ईजिली समझाना किन्हीं चीज़ों को, ज़्यादा कम्प्लेक्स लैंग्वेज में। कम्प्लेक्स लैंग्वेज तो बेसिकली एसए के अंदर अगर थोड़ी बहुत लिखो, थोड़ी बहुत लेवल की कम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखो, वो काम आती है। जो पेपर 1, 2, 3, 4 इनके अंदर में जितना सिंपल तरीके से कम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आप समझा सकते हो, उतने ज़्यादा आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इतना सारा पेपर आपका चेक करना होता है, जब का एक ही टाइप के क्वेश्चन को बार बार चेक करके 20% का एक ही टाइप का क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, उसके बाद में उतनी इच्छा नहीं होती उसके बारे में। फिर एक जर्नल ट्रेंड होता है एग्जामिनर का कि 5 नंबर अगर दे रहा है तो वो नॉर्मल देखेगा, अगर अच्छे आ रहे हैं तो 5 नंबर, अगर जितना पहले पेपर देखा गया उससे अगर कम आए तो 4 नंबर दे देंगे, अगर 6। अगर आपने बहुत अच्छा लिखा तो आप 7-8 एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आपको एक नॉर्मल ट्रेंड के थ्रू आपको 6-7-7-8 मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर होते हैं। जनरली आपको वैसे 5-5-5 इतने से ही निकाल देंगे वो। तो आपको सिंपल वे के अंदर में चीज़ों को समझाना होता है। इसमें कोई कम्प्लेक्स डेफिनेशन लिख दी, सिंपल बट कंप्लीट होनी चाहिए आपकी डेफिनेशन। मतलब बेसिकली पता लगना चाहिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में, कि किन चीज़ों के बारे में बोला जा रहा है। आप चाहे इस टाइप की डेफिनेशन लिख दो, एग्जामिनर को पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन आप सिर्फ सिंपल इतना सा लिखोगे, बैलेंस अचीव करना है 3 चीज़ों के बीच में, और उसको भी आप डायग्राम के थ्रू दिखाओगे किन 3 चीज़ों में बैलेंस अचीव करना है। वो आपकी ज़्यादा अच्छा लगेगा, एक्यूरेट डेफिनेशन होगी, और काफ़ी अच्छे नंबर भी मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को ईज होगी उसको पढ़ने के लिए। एसए के अंदर में थोड़ा करना पड़ता है, अदरवाइज बाकी जो पेपर होते हैं उनमें काफ़ी सिंपल तरीके से काम चल पड़ता है। अब CSR कैसे अप्लाई होता है, तो एवरी कॉर्पोरेट क्या करना पड़ता है, CSR कमेटी बनानी पड़ती है उनको। तो वो एक कमेटी बनाएंगी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। वो क्या करेगी, फॉर्मुलेट करेगी, वो बनाएगी और रिकमेंड करेगी बोर्ड को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी क्या होनी चाहिए कंपनी की। विच शैल इंडिकेट, कौन सी एक्टिविटी आपके द्वारा की जानी चाहिए, जो कि स्पेसिफाइड है शेड्यूल 6 में। शेड्यूल 6 में बताया गया कि कौन कौन सी एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आप एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हो, हंगर में, पॉवर्टी के अंदर में, तो उसमें एक्टिविटी बताई गई है। तो ये स्पेसिफाई करेंगे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत हम किस चीज़ में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। फिर ये रिकमेंड करेंगे कितना अमाउंट एक्सपेंडिचर लगेगा इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए। और उसके बाद पॉलिसी बनने के बाद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कमेटी है ये मॉनिटर भी करेगी कि क्या हमारी पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। तो ये काम इनके द्वारा किया जाएगा। उसके बाद बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोर्ड क्या करेगा, अप्रूव करेगा CSR की पॉलिसी को, कंपनी की डिस्क्लोज करेगा उसको, कहाँ पे, अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखेगा कि हमारी कंपनी की पॉलिसी ये है, हम इतने रुपए इन चीज़ों के अंदर में आने वाले टाइम के अंदर में खर्चा करने वाले हैं। इंश्योर करेंगे कि इन एक्टिविटी को अंडरटेक किया जाए। ऐसा नहीं सिर्फ बातें की, ये इंश्योर भी करेंगे कि जो चीज़ें बोली गई CSR कमेटी के द्वारा उनको हम फॉलो भी करेंगे। कंपनी स्पेंड करती है हर फाइनेंशियल ईयर वो लगभग 2% अपने एवरेज प्रॉफिट 3 साल का, पिछले 3 साल का, जैसे 2019, तो वो क्या करेंगे 2018, 17, 16, पिछले 3 साल का क्या करेंगे। जैसे मान लो अभी मार्च के अंदर में, अप्रैल के अंदर में, सॉरी अप्रैल की बात चल रही है, तो पिछले 3 सालों का ये नेट एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसका 2% स्पेंड करेंगे हर कंपनी, मतलब इतना इनको स्पेंड करना पड़ता है। फिर आता है एक्टिविटी कौन कौन सी कर सकते हैं। तो कुछ एक्टिविटी जैसे हंगर, पॉवर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी, एनवायरनमेंट के ऊपर, एजुकेशन, वोकेशनल मतलब स्किल वगैरह देने के लिए, स्पोर्ट्स के अंदर में, एंड PM रिलीफ फंड के अंदर में। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इन एक्टिविटी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। कुछ इश्यूज़ की बात करते हैं। अब कुछ इश्यूज़ क्या आ रहे हैं हमारे CSR के साथ में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। तो फर्स्ट आता है देयर इज़ वेरी लिटल मॉनिटरिंग ऑफ CSR फंड इन विलेज एरिया। विलेज एरिया के अंदर में हमारी विलेज लोकल पंचायत को अगर इनके द्वारा पैसे प्रोवाइड करवाए गए, मतलब बेसिकली मॉनिटरिंग काफ़ी कम पाई जा रही है। जहाँ पे पैसे लगाए जा रहे हैं उसके बाद में मॉनिटर नहीं किया जा रहा है कि क्या उनको यूज़ किया जा रहा है या नहीं यूज़ किया जा रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर में उनको मिस अप्रोप्रिएशन हो सकती है फंड्स की, और सिस्टम लगाना चाहिए जिससे कि हम वेरियस ऑडिटिंग मैकेनिज्म हो कि कैसे यूज़ किया गया पैसे को, उसके बारे में पता किया जा सके। सेकंड आता है डिसइंटरेस्ट अमंग कॉर्पोरेट उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे कॉर्पोरेट। वो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर में एक तो पहले से ही आप टैक्सेशन इंडिया के अंदर में वन ऑफ द हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। आप टैक्सेस हमारे ऊपर, इनडायरेक्ट टैक्स अलग चले हुए हैं, डायरेक्ट टैक्स हमारे ऊपर अलग चले हुए हैं, कंपनी के ऊपर अलग कॉर्पोरेट टैक्स आपका चला हुआ है। अब एक और टैक्स, ये जो CSR आपने लगाया ये हमारे ऊपर बर्डन है, क्योंकि इसके लिए हमें स्पेशल मैन पावर एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है। CSR एक्टिविटीज़ को 2% अपने प्रॉफिट का दे रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर में कंपटीशन की बात कर रहे हैं, हमने अपने रिसर्च में डालने थे वो पैसे, और आप उनको यहाँ पे लगवा रहे हो हमसे, तो ये गलत बात है। थर्ड बोला गया स्कोप ऑफ द लॉ मेंशन्ड एक्टिविटी, उनके अंदर क्या एक्टिविटीयाँ, इरेडिकेशन ऑफ हंगर, पॉवर्टी विच अकाउंट फॉर सोशल स्पेंडिंग। हाउएवर कंपनी स्पेंड करती है अपने, जैसे मान लो इसके अंदर में काफ़ी चीज़ों के बारे में बोला गया, ये सब चीज़ें, लेकिन कंपनी अपने जो एम्प्लॉय होंगे, अपने एम्प्लॉय, उनके बच्चों के लिए हॉस्पिटल का उनका खर्चा, उनकी पॉवर्टी, हंगर,
उनके लिए एजुकेशन, वोकेशनल, उनको स्किलफुल बनाने के लिए अपनी एम्प्लॉय के ऊपर इन्वेस्ट करती है कंपनी, तो वो CSR में इंक्लूड नहीं होता। मतलब हम अपने एम्प्लॉय की बेनिफिट करवा रहे हैं, उनको हॉस्पिटल के अंदर फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं और आप उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हो उसके अंदर में। जैसे अपने एम्प्लॉय के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, वो सब चीज़ें अकाउंट नहीं होती इसके अंदर में, तो ये बोल रहे कि गलत बात है, ये उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। हम अपनी एम्प्लॉय का बेनिफिट वेलफेयर करवाते हैं, वो एम्प्लॉय भी तो हमारे उसी के अंदर आते हैं, CSR के अंदर में ही। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉय के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको तो फुलफिल किया जा रहा है हमारे द्वारा। फोर्थ बोला गया कि मैंडेटेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब इसको लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या बोला इन्होंने, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर के ऊपर इनके द्वारा बोला गया CSR कमेटी बनाओगे। मतलब ये बोल रहे कि हमारी मैन पावर एक्स्ट्रा क्यों खर्चा करवा रहे हो, CSR कमेटी बनाओ, पॉलिसी बनाओ, इतना सारा टाइम वेस्ट करवाया जा रहा है हमारा, और ये जो है हमने एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है उससे हट के हमें कुछ बनाना पड़ रहा है, तो ये गलत बात है। हम मतलब हमारा फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है इसके अंदर में। फिर बोलते हैं जियोग्राफिकल बायस है इसके अंदर में, विद रिस्पेक्ट टू कंपनी फंडिंग। CSR की एक्टिविटी को कंपनी जो फंड करेगी उसमें बायस है, वो जिस रीजन के अंदर में काम कर रहे हैं अपने रीजन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे वो, तो ये ज़्यादा प्रोजेक्ट को फंड करेंगे जो कि क्लोजर है उनके, जो क्लोजर नज़दीक उनके साथ में होंगे, तो ये गलत बात है। पूरा एक ओवरऑल पिक्चर देखनी चाहिए इनको। फिर 6 आता है कि सर्वे ने फाउंड किया कि 52% कंट्री की लार्जेस्ट जो हमारी 100 कंपनी में से 52 जो थी वो फेल हो गई कि 2% वो पूरा खर्चा नहीं कर पाई 2017 में। तो मतलब 50% से ज़्यादा हमारे पास में बड़ी बड़ी फर्म जो थी वो फेल हो जाती हैं 2% खर्चा करने में, तो मतलब डिसइंटरेस्ट दिख रहा है इनका कॉर्पोरेट का। उसके बाद द स्पेंडिंग हैज़ मोस्टली गॉन टू, अब इतनी सारी चीज़ें बताई गई लेकिन स्पेंडिंग मोस्टली चली गई कंपनी ने जो इनके द्वारा पहले से प्रायोरिटी सेट की थी, कोई डेमोक्रेटिकली डिटरमाइन प्रायोरिटी नहीं थी। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर क्या मतलब, जैसे मान लो यहाँ पे 2013 में कंपनी एक्ट 2013 में 2 शेड्यूल कॉम्बैटिंग वेरियस डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, इसने क्या किया 44% जो टोटल CSR था वो इनके अंदर ही चला गया, इनके अंदर चला गया। इसका क्या मतलब, बाकी सारी जो चीज़ें थी उनके अंदर कौन इन्वेस्ट करेगा, तो ये कोई डेमोक्रेटिक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे कि हम 9 अगर इसके अंदर में शेड्यूल के अंदर चीज़ें लिखी हैं तो 9 के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो इनको अच्छा लगता है, जो प्रायोरिटी इनके तरह सेट की है उसी के थ्रू ये जा रही हैं, तो कुछ चीज़ें नेग्लेक्ट हो जा रही हैं उसमें। 44% तो 2 चीज़ों में चला गया। और चाइल्ड मोर्टेलिटी आपने रिड्यूस करनी है, उसको कोई भी फंडिंग नहीं मिली। इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम हंगर पॉवर्टी, इनको सिर्फ 6% की फंडिंग मिली, तो ये गलत बात है। सबको डेमोक्रेटिक तरीके से हर शेड्यूल के अंदर में जो चीज़ें लिखी हैं उनको पूरे तरीके से इनको बेनिफिट करवाना चाहिए। फिर आता है हमारे पास 8 द इशू ऑफ जियोग्राफिकल इनइक्वालिटी। जियोग्राफिकल इनइक्वालिटी का क्या मतलब, किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट होगा उनको। इसमें क्या हो रहा है, जैसे CSR एक्टिविटी बिटवीन स्टेट, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, 1/4 ऑल CSR स्पेंडिंग यहीं पे हो गई। और बॉटम के ऊपर हमारे पास कुछ स्टेट जहाँ पे कम इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, जैसे नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट, तो ये सब इसके अंदर में इश्यूज़ आ रहे हैं। उसके बाद 9th आ रहा है सेल्फ प्रमोशन देन सर्विस। कुछ कंपनीज अपनी प्रमोशन ज़्यादा कर रही हैं CSR के अंदर में, जैसे मान लो एजुकेशन के ऊपर कंपनी ने बोला हम लोगों को फ्री में कॉपीज़ प्रोवाइड करवाएंगे, और कॉपीज़ के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों के अंदर में अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट लगाई हुई है, मतलब पेजेस उसमें कम है और अपनी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा है, हर पेज के अंदर भरी हुई है इनके द्वारा, तो सेल्फ प्रमोशन ज़्यादा है। कोई छोटा सा काम करवा दिया, उस पर बड़ा सा बोर्ड अपना चिपका दिया, काम छोटा किया उस पर बोर्ड बड़ा लगा दिया, तो इस टाइप से सेल्फ प्रमोशन करवा रहे हैं, वो अपनी पब्लिसिटी फ्री में चल रही है CSR के नाम पे ऊपर, वो भी गलत बात है। तो अगर सॉल्यूशन लिखने हैं तो इनको रिवर्स करके आप लिख सकते हो कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए, अच्छे से इक्वल तरीके से करना चाहिए, और हमारे 2013 के एक्ट के प्रोविज़न को फॉलो किया जाना चाहिए। उन्हीं चीज़ों को घुमा फिरा के इसके सॉल्यूशन लिखे जा सकते हैं। अपने पहले वाले जो प्रोविज़न है उसको अच्छे से एनफोर्स करना चाहिए, जो वेरियस अथॉरिटीज़ हैं उनको अच्छे से वर्क करना चाहिए, उससे हम इंश्योर कर सकते हैं CSR को अच्छे से मैनेज किया जा सके। उसके अलावा भी हमारा कॉर्पोरेट जो गवर्नेंस है उसके अंदर में कुछ हमारे टॉपिक्स होंगे, उनको करंट अफेयर के साथ में करंट इवेंट के अंदर में कुछ चीज़ें होंगी उनको वहाँ पे कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। उसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे अगर न्यूज़पेपर में कुछ भी आता है वो सब चीज़ें आप कवर करते रहना उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।